फ्रेंड्स, दृष्टा सक्सेस अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित वीडियोस दे रहा हूं और खास तौर से अभी जो हमारी वैकेंसी आई हुई है जूनियर सुपरटेट के लिए, तो मैं अपने जूनियर सुपरटेट के स्टूडेंट्स के लिए जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनको लेकर मैं लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किस प्रकार से इंग्लिश लिटरेचर में जो डिवाइडेशन ऑफ पीरियड है, जो डिवाइडेशन ऑफ एजेस है, उसके बारे में मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं। मैंने आपको जीरो से स्टार्ट किया है और अब तक हम लोग विक्टोरियन एज तक आ चुके हैं, ठीक है ना। और विक्टोरियन एज में मैं अब तक आपको 2 वीडियो दे चुका हूं। आज मैं विक्टोरियन एज से संबंधित तीसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी विद्यार्थियों से एक बात करना चाहता हूं जो कि जूनियर सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे बहुत बॉदर कर रहे हैं, बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं कि सर इतना सा कम समय है, कैसे तैयारी होगी, क्या होगा। तो उन सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कृपया करके बॉदर ना करें, परेशान कदापि ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप परेशान होंगे उतना ज्यादा आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। समय कम है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप जैसा कि मैंने सिलेबस दिया था जूनियर सुपरटेट के स्टूडेंट्स के लिए और उसमें स्पष्ट दिया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। एक 25 मार्क्स का ये हो गया। 25 मार्क्स में आपका आएगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर्स एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ देयर राइटिंग, यानी कि जो हमारे लेखक हैं उनका सामान्य इंट्रोडक्शन और उन्होंने जो राइटिंग की है उसका भी सामान्य आपसे पूछा जाएगा। तो कृपया करके पहली चीज तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर्स के लिए मैं चौसर साहब की वीडियो दे चुका हूं, विलियम शेक्सपियर साहब के दे रहा हूं। आज ही इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो आपको दूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो मेरी चल रही थी उसमें कि 25 क्वेश्चंस आज मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो वो भी वीडियो आप देखें। उसके बाद हम लोग मिल्टन साहब स्टार्ट करेंगे। मैंने एक संजीवनी देख करके एक वीडियो बनाया है जूनियर सुपरटेट संजीवनी के नाम से। मैंने जितने राइटर्स उसमें बताए हैं, जितने राइटर्स आपको पढ़ने हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आपने उतने राइटर पढ़ लिए, उनका जर्नल पढ़ लिया तो भी आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएंगे। ये मैं बता रहा हूं आपको। बस आपको इतना करना है, मेरे चैनल से जुड़े रहना है, मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखना है, नोट्स बनाना है। और अगर आपको कोई समस्या है तो उसके लिए मैं हूं, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मेरे नंबर पर कॉल करिए, मैसेज करिए, जो भी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। आई विल गिव यू रिप्लाई ऑफ ईच ऑफ योर क्वेरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, विक्टोरियन एज पार्ट 3। क्या है भैया? विक्टोरियन एज पार्ट 3। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे विक्टोरियन एज की पोइट्री और पोइट्स के बारे में। विक्टोरियन एज की पोइट्री और पोइट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। तो जैसा कि मैंने आपको जब विक्टोरियन एज का फर्स्ट वीडियो दिया था, फर्स्ट पार्ट दिया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि साहब ये एज जो था, ये पीरियड जो है विक्टोरियन पीरियड, ये बड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट का पीरियड है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है आपका साइंस और रिलीजन के बीच, जिसमें फेथ और अनफेथ के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चला वो है। और मैंने आपको बताया था कि कुछ पोएट्स ऐसे हुए विक्टोरियन एज में जिन्होंने कि एक ब्रिज का काम किया है, एक सेतु का काम किया है, जिन्होंने कि साइंस और रिलीजन, मोरालिटी और प्रैक्टिकल लाइफ में ब्रिज बनाने का कार्य किया। और ये मोस्ट डोमिनेटिंग पोएट्स थे हमारे विक्टोरियन एज के। तो आज मैं आपको विक्टोरियन एज की पोइट्री और पोएट्स के बारे में यहां बताने आया हूं। साथ ही साथ विक्टोरियन एज में 2 और प्रकार की पोइट्री हुई है, 2 और प्रकार के मूवमेंट चले हैं। एक का नाम है प्री राफेलाइट पोइट्री और एक का नाम है नॉटी 90s। तो आज की वीडियो में तो मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा साहब, थोड़े से क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट कल ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, जिसमें आपको नॉटी 90s और प्री राफेलाइट पोइट्री के बारे में विस्तार से मैं आज आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम लोग जो पोइट्री की बात करते हैं तो 3 मोस्ट डोमिनेटिंग पोइट हैं आपके विक्टोरियन एज के। पहला नाम है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, दूसरा नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग और तीसरा नाम है मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं
टेनिसन साहब की, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन साहब की। इनको आप कह सकते हैं कि विक्टोरियन एज की पहचान अगर साहित्य के रूप में है, अगर विक्टोरियन एज की अंग्रेजी साहित्य में कोई साख है, अगर कोई पहचान है, रिकॉग्नाइजेशन है, तो उस पहचान को दिलाने वाला पोइट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है ना। तो अब मैं इसके बारे में जो मैंने लिखा है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, तो जरा उनके बारे में चर्चा कर लेता हूं। नाम लिखा मैंने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वर्थ है इनका 1809 में, 1809 में, और डेथ उनकी हो जाती है 1892 में। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण बात, इनको भैया पोइट लॉरेट बनाया गया था। पोइट लॉरेट बहुत महत्वपूर्ण उपाधि होती है, एक ऑनर होता है इंग्लैंड में, जहां एक पोइट लॉरेट की उपाधि दी जाती है। राजा या रानी जो उस समय पद पर होता है और प्रधानमंत्री अब होने लगा है, उनकी अनुशंसा से एक पोइट लॉरेट बनाया जाता है। उसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो दिया है, पोइट, बल्कि एक नहीं दो दिए हैं, पोइट लॉरेट्स इन इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2। आप उसको जरूर देखें, क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूर्ण संभावना है उसमें से भी आपका पूछा जाएगा। तो पोइट लॉरेट साहब ये बने 1850 में, और कब तक रहे? टिल डेथ 1892 तक। अपनी मृत्यु के दिन तक ये पोइट लॉरेट पद पर रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन साहब। अब देखिए, मैंने इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। मैंने कहा ही इज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ दिस एज। जैसा कि मैंने कहा था कि विक्टोरियन एज को पहचान दिलाने वाला, विक्टोरियन एज को साहित्य में एक अलग पहचान दिलाने का कार्य किया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, तो इसलिए इनको कहा जाता है ही इज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ दिस एज, पहली बात। दूसरा, ही रिप्रेजेंट विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंप्रोमाइज। दूसरी बात मैंने आपको कही कि भैया ये एज जो था, अंग्रेजी साहित्य की अगर बात करें और वैसे बात करें सामाजिक तौर पर, तो कॉन्फ्लिक्ट का ये पीरियड था, संघर्ष था साहब, धर्म के बीच में, साइंस के बीच में, मोरलिटी के बीच में, नैतिकता है क्या है नहीं है, इन सब बातों को लेकर। तो भैया जब हम विक्टोरियन एज में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पॉइंट्स पढ़ते हैं, तो उनकी पॉइंट्स शो करती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स और कंप्रोमाइज, यानी कि संघर्ष और संघर्ष के बाद कॉम्प्रोमाइज को भी। ठीक है साहब। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा, ही इज ए ग्रेट लिरिक पोइट। अगर मैं लिरिक पोइट की बात करूं तो मैं ज्यादा तो नहीं, पर इतना कह सकता हूं आपको कि शेक्सपियर के बाद अगर कोई सबसे महान लिरिक पोइट हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, तो उनमें गिनती आ जाती है आपकी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन साहब की। मैंने उस दिन आपको बताया था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वे पोइट हैं जिनकी कोटेशन, जिनके द्वारा कही गई बातें, उनकी पोइट्री की लाइंस जो हैं, वो कोटेशन के रूप में शेक्सपियर के बाद दूसरे नंबर पर यूज होती हैं। पहले नंबर पर कोटेशन सबसे ज्यादा किसकी बोली जाती है? विलियम शेक्सपियर की। दूसरे नंबर पर बोली जाती है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन साहब की, और तीसरे नंबर पर आते हैं आपके अलेक्जेंडर पोप। तो ही इज ए ग्रेट लिरिक पोइट। अब देखो इनकी लिरिक्स में क्या मिलता है, हिज लिरिक्स मेक हिज पोइट्री स्वीट। इनकी जो लिरिक है वह इनकी पोइट्री को क्या बनाती है साहब? स्वीट बनाने का कार्य करती है और स्मूथ बनाती है, स्वीट एंड स्मूथ। टेनिसन साहब की आप पॉइंट्स पढ़िए तो आपको ये लगेगा ही नहीं ये किसी फॉरेनर ने लिखी है। हम इंडिया में रहते हैं, हमारे लिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, हमारे लिए इंग्लिश एक कठिन भाषा है, लेकिन जब आप अल्फ्रेड टेनिसन की बात पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे भैया ये तो लगता है किसी इंडियन राइटर ने लिखी हो, ट्रांसलेट करके आपके सामने आ गई हो, इतनी सिंपल वे में लिखी होती है, तो स्वीट और स्मूथ होती है। अगली बात, हिज लिरिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। अगर इनकी लिरिक्स को हम डिवाइड करने का प्रयास करें तो इनको कई भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल लिरिक्स, स्वयं के जीवन से संबंधित इन्होंने कविताएं लिखी, ड्रामेटिक इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं, पैट्रियोटिक यानी कि देशभक्ति की भी कविताएं लिखी हैं, पर्सनल कविताएं भी लिखी हैं, पर्सनल एंड म्यूजिकल लिरिक्स, ये दोनों को साथ में मैं जोड़ूंगा, पर्सनल एंड म्यूजिकल लिरिक्स एंड सॉन्ग्स। पर्सनल गीत ऐसे लिखे जो कि लिरिक्स के आधार पर हैं, लिरिकल पॉइंट्स हैं, और सॉन्ग्स भी इन्होंने लिखे हैं। और हिज ड्रामेटिक लिरिक्स आर इन फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। कृपया करके ये बात ध्यान कर लीजिए आप लोग विशेष तौर पर, विक्टोरियन एज के दो पोइट्स ऐसे हैं जिन्होंने की अंग्रेजी कविता के
एक नए फॉर्म को इजाद किया, एक नए फॉर्म को टॉप पर पहुंचाने का कार्य किया, और वो न्यू फॉर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग। नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और दूसरा नाम अभी इसके बाद में जिस राइटर का लूंगा वो होगा जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है साहब? तो इन फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, तो ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब इनकी अगर पोएम्स की मैं बात करूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, एक इनकी पोएम है इन मेमोरियम। इनके एक मित्र थे आर्थर हेनरी हेलम। क्या नाम था साहब? आर्थर हेनरी हेलम। और आगे चलकर ये इनके सिस्टर के हस्बैंड भी बने। ठीक, टेनिसन की सिस्टर के हस्बैंड बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई बहुत जल्दी ही, कम उम्र में। तो उनकी याद में इन्होंने कलेक्शन ऑफ इलेजीज लिखी है, कलेक्शन ऑफ इलेजीज लिखी है, नाम रखा है इन मेमोरियम। ठीक, और इन मेमोरियम को पूछा जाता है कि किसके लिए लिखी गई है, तो आर्थर हेनरी हेलम साहब के लिए लिखी है। उसके बाद आता है इनकी अगली पोएम यूलिसस, उसके बाद पोएम है लोटस ईटर्स, फिर पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो वैसे तो बहुत पोएम्स हैं, लेकिन भाई मेरा बोर्ड छोटा है, कहां तक मैं आपको इनकी पोएम्स लिखूंगा। जब टेनिसन के बारे में पूरा इनका जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा तब मैं इनके बारे में और मैक्सिमम बताने का प्रयास आपको करूंगा। यहां यूलिसस में इनकी एक लाइन बहुत मशहूर है, ही वर्क्स हिज आई माइन। वह अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूं। ठीक, स्क्रीनशॉट लें प्लीज। अब अगले पोइट जो हमारे आते हैं उनका नाम है साहब रॉबर्ट ब्राउनिंग। अपने आप में महानतम और महान पोइट जो होते हैं वो सभी क्वालिटीज जो हैं वो हमारे ब्राउनिंग साहब में हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था, जब टेनिसन साहब समझा रहा था कि अंग्रेजी पोइट्री की विधा में एक नए जेनर को पॉपुलर बनाना और देने का कार्य अंग्रेजी साहित्य में दो पोइट्स ने किया। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने वाला पोइट है वो है साहब रॉबर्ट ब्राउनिंग, यानी कि टेनिसन साहब से भी 2 कदम आगे। ठीक, मैं इस बात को पूर्ण प्रमाण के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं अंग्रेजी साहित्य पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, कोशिश करता हूं एक अच्छा स्टूडेंट बना रहूं पूरे लाइफ भर अंग्रेजी साहित्य का। तो मैं कह सकता हूं इस आधार पर कि टेनिसन साहब से 2 कदम आगे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूं कि ब्राउनिंग साहब जो हैं उनके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है वह उनकी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। आप लोग कदापि परेशान ना हो, मैं बार बार ड्रामेटिक मोनोलॉग्स कह रहा हूं कि ये क्या होता है। अभी मैं आपको पोइट्री के जो भी टाइप्स हैं उसके लिए एक एक करके वीडियो दूंगा, वो भी सब समझाऊंगा, और ये सब मैं 18 अप्रैल से पहले कर लूंगा। आप चिंता ना करिए, बस सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, मैं यहां 2 मिनट में आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। मोनोलॉग, और वो भी ड्रामेटिक, इसमें क्या होता है, एक हमारा स्पीकर दिखाया जाता है, बोलने वाला, जो पोइट या पोइट जिस कैरेक्टर को उसमें डाले पोएम में, तो वो कैरेक्टर, और एक सपोज्ड या रियल लिसनर। माना जाता है कि एक लिसनर है, श्रोता है, या तो वो रियल हो सकता है या सपोज्ड हो सकता है, जो कि उस वक्ता नैरेटर की बात सुन रहा है, और वो अपनी बात इस प्रकार से बताता है जैसे कि ये लगता है कि हम कोई ड्रामा देख रहे हों और सामने वाला जो है वो अपनी स्पीच दे रहा है। इसलिए इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब का जन्म 1812 में हुआ और डेथ इनकी होती है 1889, 1812 to 1889। मैंने लिखा है ही इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। गलत तो नहीं कहा था ना? टेनिसन साहब से 2 कदम आगे कौन है? आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब, और इसलिए इनको कहा जाता है ही इज द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री लग गई साहब, ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने के लिए अगर मैं बात करूं तो ये अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान लेखक हैं।
ऑल एज मोनोलॉग्स डील विद, अब इनके जो मोनोलॉग्स इन्होंने लिखे, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे, वह किस विषय पर लिखे? तो साहब उनके विषय है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लव, प्रेम के अलग अलग एस्पेक्ट्स, लव के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर इन्होंने अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे। हिज मेन अचीवमेंट वर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, और इनकी जो मुख्य अचीवमेंट है, मैंने अभी कहा था कि जीवन की प्रमुख अगर इन्होंने प्राप्ति की है कुछ अपने जीवन में, तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। और कौन से ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं साहब? सबके नाम मैं नहीं लिख सकता, कुछ बहुत महत्वपूर्ण मैं लिख रहा हूं। एक है इनकी माई लास्ट डचेस, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का क्या नाम है? माई लास्ट डचेस। दूसरे की मैं बात करता हूं तो प्रोस्पेक्ट, क्या नाम है साहब? प्रोस्पेक्ट। तीसरा द रिंग एंड द बुक, तीसरी पिक्चर क्या नाम है? द रिंग एंड द बुक एटसेट्रा। तो वैसे तो ढेर सारे मोनोलॉग्स हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब के, सब एक से बेहतरीन दूसरा, दूसरे से बेहतरीन तीसरे हैं, लेकिन इतने मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा, तब ये भी आपको बताऊंगा। प्लीज स्क्रीनशॉट लें। अब आज के इस वीडियो के जो मैंने कहा था शुरुआत में आपको कि 3 प्रमुख पोइट्स हैं, तो अब हमारे तीसरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट हैं वो आते हैं, और नाम है साहब मैथ्यू आर्नोल्ड। भैया ये एक ऐसा पोइट है, अगर मैं इसकी दूसरे जेनर की बात करूं, साहित्यिक आलोचना की बात करूं, आलोचकों के तौर पर मैं बात करूं, तो हमारे हिंदुस्तान में जब बच्चा स्टूडेंट, आप लोग जब एमए हिंदी करते हैं कोई भी, तो एमए हिंदी में भी जब आलोचना का जो पेपर आता है तो उसमें मैथ्यू आर्नोल्ड पूछे जाते हैं। सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही नहीं, हिंदी भाषा में भी मैथ्यू आर्नोल्ड एज ए क्रिटिक आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक आलोचक के तौर पर आर्नोल्ड साहब कितना बड़ा है। लेकिन चूंकि हम पोइट्री की बात करते हैं, पोइट की बात करते हैं, तो विक्टोरियन एज में मैथ्यू आर्नोल्ड साहब जो हैं वह एक इलेजिक पोइट के तौर पर जाने गए, यानी कि शोक गीत लिखने वाले कवि। किस रूप में जाने गए? शोक गीत लिखने वाले कवि के रूप में जाने गए। तो साहब इन्होंने क्या क्या किया, चलिए देख लेते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड साहब का जन्म 1822 में होता है और इनकी मृत्यु जो है वो 1888 में होती है। लगभग 66 इयर्स का इनका लाइफ स्पान है साहब। बाय प्रोफेशन क्या थे? पोइट तो है ही आपके, जब मैं पोइट्री में पढ़ा रहा हूं। लिटरेरी क्रिटिक, जैसा कि अभी मैंने आपको इनका परिचय कराया, और साहब ये टीचर भी थे। ठीक, क्या थे साहब? टीचर भी थे। ठीक, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे। वैसे अगर कोई पूछ बैठे या आपको कहें कि सर ने गलत पढ़ा दिया, टीचर लिख रहा है, लो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी थे। लेकिन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, जैसे आज हम लोगों के यहाँ डीआईओएस होता है, आज डीएसए होता है, जिसका काम होता है स्कूल में जाके चेकिंग करना, देखना सब कुछ व्यवस्थित है या नहीं, तो वैसे ही तब था। लेकिन वो भी सब टीचर ही तो होते हैं। डीआईओएस डायरेक्ट थोड़ी ना बनता है, वो भी एक टीचर ही होता है। बीएसए भी डायरेक्ट नहीं बनता, वो भी एक टीचर होता है। तो भैया ये क्या थे? टीचर भी थे। अब जैसा कि मैंने कहा, ही इज द ग्रेटेस्ट एलेजिक पोइट ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के सबसे महानतम शोक गीत लिखने वाले पोइट हैं आपके मैथ्यू आर्नोल्ड। इनकी 5 प्रमुख मैंने जो आपकी पोइट्री है, जो आपकी इलेजीज हैं, उनके बारे में मैंने आपको लिखा है। पहला लिखा थायरसिस, क्या नाम है साहब? ध्यान समझ लेना, थायरसिस। दूसरी है रग्बी चैपल, क्या नाम है साहब? रग्बी चैपल। तीसरा है द स्कॉलर गिप्सी, क्या नाम है साहब? द स्कॉलर गिप्सी। चौथी आती है ए साउदर्न नाइट, चौथी आती है ए साउदर्न नाइट। और 5वीं मैंने लिखी है वेस्टमिनिस्टर एबे। ठीक है ना? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, थायरसिस, रग्बी चैपल, स्कॉलर गिप्सी, ए साउदर्न नाइट और वेस्टमिनिस्टर एबे। ये इनकी 5 सबसे महानतम एलेजिक पोएम्स हैं। और भी हैं, लेकिन 5 मैंने आपके सामने नाम लिखा है। यहां एक लाइन इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है साहब जानना। ही इज कॉल्ड ए ब्रिज बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म।
विक्टोरियन एज के पहले का रोमांटिसिज्म और विक्टोरियन एज के बाद का मॉडर्न पीरियड। तो दोनों के बीच ब्रिज अगर किसी को कहा गया है, यानी कि रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म के बीच ब्रिज किसी को कहा गया है, तो साहब वो है हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड साहब। ठीक, तो ध्यान रखें आप लोग, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हु इज कॉल्ड ए ब्रिज बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म, द आंसर इज मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है साहब, तो ये प्रमुख आपके 3 पोइट्स थे। विक्टोरियन एज की पोइट्री के बारे में मैंने बताया। अब मैं जैसा कि मैंने कहा कि प्री राफेलाइट्स और 1990s भी आपके ये 2 ऐसे हैं जो कि विक्टोरियन एज की ही पोइट्री सेक्शन में आते हैं। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।